हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए फेज सेकंड की सीरीज़ का पार्ट 10 लेके। हम लोग 1000 बेस्ट एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे 360 डिग्री कवरेज के साथ। इसमें जो है आपके 1000 एमसीक्यू आपके डायनेमिक मॉड्यूल से होंगे, यानी करंट इवेंट से रिलेटेड, और बाकी जो स्टैटिक मॉड्यूल है वो अलग से प्लेलिस्ट है उसकी, वो पढ़ रहा है, उसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। उम्मीद ये है कि नाबार्ड का एग्ज़ाम 15 मई के बाद कभी भी हो सकता है, इसलिए अभी तक हम लोग जितना भी स्लो चल रहे थे वो हो गया। अब हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, स्पीड अप करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कभी कुछ डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो या आपको कभी कुछ गलत लगे वीडियो में, कोई फैक्ट या कोई क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप उस पर कमेंट किया करिए, क्योंकि अगर वो आप सही होंगे तो वो मिस्टेक सुधर जाएगी, और अगर मैं सही हुआ तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं, आप प्लीज़ कमेंट करिए। जैसे आपका पार्ट 5 था इसी नाबार्ड सीरीज़ का, उसमें मैंने सऊदी आरामको और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का एक एग्रीमेंट पढ़ाया था कि ऑयल बिजनेस का एग्रीमेंट हुआ है सऊदी आरामको और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद। आज इतने दिनों बाद उस पर कमेंट आई है और सही किया, उन्होंने कमेंट कर दिया। कम से कम मैंने बोला था उसमें 20% स्टेक आपका सऊदी आरामको ले लेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऑयल बिजनेस का, जो कि $75 बिलियन की डील है। ये सिर्फ इतना ही मिस्टेक था उसमें, ये $75 मिलियन की डील नहीं है, ये $75 बिलियन की डील नहीं है, ये $75 देखिए रिलायंस के टोटल ऑयल बिजनेस की नेटवर्थ है, उसका 20% की डील हुई है, यानी $15 बिलियन की डील हुई है। तो कमेंट करने से ये फ़ायदा रहता है कि जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो सही हो जाती हैं, और यही तो सही करना है हमें, क्योंकि एग्जाम में अगर आप गलत पढ़ के जाएंगे तो गलत ही ठीक करके आएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके फैक्ट जो है सही ही हो सकें, कभी कभी कन्फ्यूज़न में गलत हो जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपको नहीं आता है या फिर कन्फ्यूज़न है उस पर आप कमेंट जरूर करें, और आता है तब तो ज़रूर उस पर कमेंट करेंगे, क्योंकि उस फैक्ट को सही करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी फैक्ट डे बाय डे अपडेट होते जाएंगे उनको मैं वीडियोस में अपडेट करता रहूँगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो अगर आपको ये पता था कि $75 बिलियन की डील नहीं है, ये $15 बिलियन की डील है, जो 75 बिलियन का 20% होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए नेक्स्ट टाइम से। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 10 SHG ग्रुप ऑफ जल सखी, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं किस स्टेट में? तो रिसेंटली आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने 10 SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, 10 ग्रुप बनाए हैं ये जल सखी के। इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन होगा, और ये जो पाइपलाइन लीकेज होता है वाटर का उसको फाइंड आउट करेंगे, और आपकी जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसको सूचित करेंगे। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, आपको याद होगा लास्ट ईयर शिमला में जो है वाटर क्राइसिस आ गया था। ज़िंदगी में कभी ऐसी प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े, इसलिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड नामक एक PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश की है। वो शिमला में जो है वाटर कंजर्वेशन का काम करेगी। उसके लिए ही जल सखी सेल्फ ग्रुप बनाए गए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये 10 हैं संख्याओं में, ये शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को रिपोर्ट करेंगे, आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं आपको, जो शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ $40 मिलियन की डील की है, ताकि वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरेक्टोमी रिसेंटली चर्चा में था शुगर केन फीमेल वर्कर्स में, आपको बताना है किस स्टेट में चर्चा में था। तो ये महाराष्ट्र के जो मराठवाला रीजन है वहाँ के कोल्हापुर में जो महिलाएं शुगर केन फील्ड में काम करती हैं उनके रिलेशन में ये चर्चा में था। अब महिलाओं से क्या रिलेशन था आपका हिस्टेरेक्टोमी का, तो मैं बता दूं, हिस्टेरेक्टोमी एक तरह की सर्जरी है। उसमें महिलाओं का यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है, ताकि इनका और बेहतर ढंग से यूज़ किया जा सके शुगर केन फील्ड में, इनसे और ज़्यादा काम लिया जा सके। क्योंकि अगर यूट्रस होता है तो आपको पता ही है ये गर्भधारण करेंगी, फिर इनको छुट्टी देनी पड़ेगी, ऐसे शुगर केन इंडस्ट्री में लॉस होगा काम का। तो वो लोग क्या करते थे, जो शुगर केन के लैंड होल्डर थे, 2 बच्चे या 3 बच्चे होने के बाद इनका यूट्रस रिमूव करवा देते थे। ये काफ़ी अमानवीय है और महिलाओं के जीवन पे भी इससे संकट आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने कई वहाँ के जो लैंड ऑनर्स थे शुगर केन के, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और ये आप हिस्टेरेक्टोमी याद रखेंगे, शुगर केन में फीमेल वर्कर्स से रिलेटेड है, उनका यूट्रस रिमूव कर देने के लिए ये सर्जरी होती है, हिस्टेरेक्टोमी, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है रिसेंटली मिल्क अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए फसाई ने सर्वे कंडक्ट करवाया, किस स्टेट में मैक्सिमम मिल्क अडल्ट्रेशन पाया गया है? तो दूध में सबसे ज़्यादा मिलावट पाई गई है आपके तमिलनाडु में, आप नोट कर लेंगे अगर आपको नहीं पता था तो। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेशन पाया गया है, सेकंड नंबर पे आपका दिल्ली आया है, थर्ड नंबर पे आपका केरल आया है। ये 3 स्टेट हैं जहाँ पे मिल्क अडल्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा मिलावट पाई गई है। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा क्या मिलाया गया है मिल्क में, तो बता दूँ 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मेजरली कंटामिनेशन रहा है आपके मिल्क में। पहले आपके पेस्टिसाइड्स हैं जो आप कीटनाशी यूज़ करते हैं, दूसरे आपके एफ्लाटॉक्सिन M1 होता है जब आप जानवरों को जो चारा खिलाते हैं या
क्या बोलते हैं चोकर वगैरह खिलाते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है एफ्लाटॉक्सिन M1। ये भी पाया गया है मिल्क में आपके एडल्ट्रेशन के रूप में। और तीसरा आपका सबसे ज़्यादा मिलावट पाई गई है एंटीबायोटिक्स की। तो ये 3 लार्जेस्ट कंटामिनेशन होते हैं मिल्क में, आप याद रखिएगा, पेस्टिसाइड्स, एफ्लाटॉक्सिन M1 और एंटीबायोटिक्स। ये 3 एडल्ट्रेशन पाए गए हैं मेनली मिल्क में। अगर आपसे कभी ये पूछ लें एफ्लाटॉक्सिन M1 की परमिसिबल लिमिट क्या है मिल्क में, तो वो है 0.5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, 0.5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम। ये है आपके एफ्लाटॉक्सिन M1 की लिमिट मिल्क में। और एफ्लाटॉक्सिन का यूज़ किस में किया जाता है, जो जानवरों को आप चारा खिलाते हैं या चोकर खिलाते हैं, उसमें एफ्लाटॉक्सिन M1 का यूज़ किया जाता है। रिसेंटली फसाई ने सर्वे कंडक्ट हो रहा था मिल्क एडल्ट्रेशन पे, जिसमें तमिलनाडु में मैक्सिमम एडल्ट्रेशन पाया गया है और आपका एफ्लाटॉक्सिन M1 भी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। आपको बताना है इंडिया का कौन सा स्टेट पहला बना है जिसने लाइट रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम के लिए अप्रूव कर दिया है। तो महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट है जिसने लाइट रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम के लिए अप्रूव कर दिया है। अभी हमारी जो रेलवे होती हैं वो आयरन का जो पहिया होता है उस पर ट्रैवल करती हैं, आपने देखा होगा। कई मूवीज़ में आपने देखा होगा जो यूरोप की ट्रेनें होती हैं वो रोड पे ही ट्रैवल किया करती हैं। उनमें जो है रबर टायर्स लगे होते हैं, उनको ही कहते हैं लाइट रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है और महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में ये पहली बार इनका ट्रायल रन होगा। उसके बाद अगर वहाँ पे सक्सेस रही तो दिल्ली में भी रन किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा लाइट रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इंडिया में पहला स्टेट होगा जहाँ पे लाइट रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम रन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। आपको बताना है क्रिस्पर Cas9 से बेहतर और उसकी जगह नया DNA एडिटिंग टूल कौन सा है। तो रिसेंटली एक नया DNA एडिटिंग टूल डेवलप किया गया है, उसका नाम है प्राइम एडिटिंग। तो आप नोट कर लेंगे, प्राइम एडिटिंग एक DNA एडिटिंग टूल है। इसका दूसरा नाम जेनेटिक वर्ड प्रोसेसर भी है। वर्ड प्रोसेसर क्यों है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट कॉपी पेस्ट करते हैं एडिट करने के लिए, उतना ही आसान आपका प्राइम एडिटिंग मेथड है। देखिए क्रिस्पर Cas9 ये भी एक जीन एडिटिंग ही टूल है। इसमें क्या होता था, जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता था, लेकिन आपका क्रिस्पर Cas9 काफ़ी महंगा होता था और काफ़ी डिफिकल्ट होता था। तो उसकी जगह हमें एक नई टेक्निक चाहिए थी जो डेवलप हो गई है प्राइम एडिटिंग के रूप में। तो प्राइम एडिटिंग को डेवलप किसने किया है, MIT अमेरिका, यानी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने प्राइम एडिटिंग को डेवलप किया है, जिसका दूसरा नाम है जेनेटिक वर्ड प्रोसेसर। आप अपना याद रखेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी क्रिस्पर Cas9 के विषय में, क्योंकि आपसे एग्जाम में हो सकता है क्रिस्पर Cas9 का फुल फॉर्म पूछ ले या कुछ भी पूछ ले। तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये है आपके क्रिस्पर का फुल फॉर्म। एक बार आप लिख सकते हैं क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये क्रिस्पर का फुल फॉर्म है। अब आप सोचेंगे Cas9 क्या है। Cas9 एक प्रोटीन है, इसको एटॉमिक सीजर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, यानी आणविक कैंची। कैसे यूज़ होता है इसका, तो Cas9 जैसे आपका DNA है, ये आपका DNA है ऐसे ऐसे करके, और इतना पार्ट आपका डिफेक्ट है, तो Cas9 से क्या करते हैं, इतने पार्ट को काटने के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए इसको एटॉमिक सीजर का नाम दिया गया है तो ये प्रोटीन, लेकिन इसका यूज़ करते हैं DNA के इतने पार्ट को काटने के लिए। एटॉमिक सीजर मतलब परमाणुविक कैंची। तो क्रिस्पर Cas9 एक DNA एडिटिंग टूल है या जीन एडिटिंग टूल है, उसकी जगह पर बेहतर विकल्प के रूप में प्राइम एडिटिंग DNA टूल डेवलप किया गया है। मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा DNA में 4 न्यूरॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं। मैं बता दूं उनका नाम क्या होता है। DNA में जो आपके 4 पार्ट होते हैं, DNA में जो 4 पार्ट होते हैं उनको कहते हैं एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो आप इनको याद रखेंगे, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 पार्ट होते हैं आपके DNA में। आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इतना डीप नहीं पूछेंगे। जीन एडिटिंग की बात करें तो मोस्टली 2 टाइप से होती है आपकी जीन एडिटिंग, यानी 2 तरह के फंडामेंटल टाइप हैं आपके जीन एडिटिंग के। एक आपका सोमैटिक सेल जीन एडिटिंग है, वो अभी चल रही है, आपके हार्ट ट्रांसप्लांट में यूज़ होता है, और जो मेजरली आपके ऑर्गन हैं लीवर वगैरह, इन सब में सोमैटिक सेल जीन एडिटिंग यूज़ की जाती है। अभी जर्म लाइन जीन एडिटिंग वर्ड में यूज़ नहीं की जाती है, लेकिन इसका पहला केस जर्म लाइन जीन एडिटिंग का चाइना में आया था। जर्म लाइन जीन एडिटिंग में क्या होता है, आपके एग्स में ही यानी भ्रूण में ही आपके एडिटिंग कर देंगे जीन में। तो अगर आपको सचिन तेंदुलकर जैसा बच्चा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, बिल गेट्स जैसा चाहिए तो वहीं एडिट कर देंगे, आपको जैसा चाहिए मिल जाएगा। कई लोगों ने इसका विरोध किया है, हालांकि चाइना ने पहला सक्सेसफुल, उनका कहना है कि पहला सक्सेसफुल प्रैक्टिकल कर लिया है जर्म लाइन जीन एडिटिंग का। तो अगर आपसे एग्जाम पूछें कि जर्म लाइन जीन एडिटिंग का प्रैक्टिकल करने वाला पहला कंट्री कौन है, तो चाइना है। लोगों ने विरोध किया है, लेकिन उनका कहना है कि एड्स, जो इन्होंने जर्म लाइन जीन एडिटिंग किया है, उनका कहना है कि एड्स कभी फ्यूचर में इस बच्चे को नहीं होगा। जो जीन एड्स को लेता है बीमारी के रूप में, उस जीन को इन्होंने हटा दिया उस बच्चे से। हालांकि ये जो है अमानवीय है, लोगों का ऐसा कहना है। तो आप याद रखिएगा, प्राइम एडिटिंग क्रिस्पर Cas9 की जगह नया DNA एडिटिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में
जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है हर एक वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष एनुअली जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। उसमें इंडिया ने कितने प्लेसेस का इंप्रूवमेंट किया है? तो इंडिया ने 14 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट किया है। आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए जारी होती है, आप याद रखिएगा। जो 2019 में जारी हुई थी अक्टूबर 2019 में, उसका नाम था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। तो एक ईयर नेक्स्ट के लिए यूज़ की जाती है, हमेशा आप याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में इंडिया की रैंक 77 थी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में इंडिया की रैंक 77 थी, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में बढ़ के 63 हो गई है। टोटल 14 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट इंडिया ने किया है, आपको इतना याद रखा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, प्रत्येक वर्ष जारी करता है। इसमें टोटल 10 पैरामीटर्स होते हैं, आप इतना याद रखेंगे। इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट इन 10 पैरामीटर्स से किसमें की है? तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं पूछेंगे। टॉप 3 कंट्री कौन सी हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में? तो न्यूजीलैंड और सिंगापुर लगातार 2 वर्षों से टॉप 2 पर हैं। फर्स्ट पे आपका न्यूजीलैंड है और सेकंड पे आपका सिंगापुर पे, थर्ड पे आपका हांगकांग इस बार आ गया है, आप याद रखेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया से कितनी सिटीज़ को शामिल किया जाता है? तो इंडिया से सिर्फ 2 सिटीज़ पे रिपोर्ट बनाई जाती है। एक आपका मुंबई हो गया, जो पहले से ही शामिल थी, अब दिल्ली भी इसमें शामिल हो गई है। तो 2 सिटीज़ इंडिया से हैं जिनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में इंडिया की रैंक 63 है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में इंडिया की रैंक कितनी है? 77 है। इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है और 14 अंकों यानी 14 प्लेसेस की इंप्रूवमेंट दिखाई इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस द्वारा प्रिपेयर किया गया है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है इंडियंस की? तो आपका नेशनल हेल्थ प्रोफाइल में इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68.7 ईयर्स, जिसमें आपके मेल के लिए कितनी है? तो मेल के लिए है आपकी 67.4 ईयर्स और फीमेल की कितनी है? फीमेल के लिए है 70.2 ईयर्स। तो ये हो गई आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात। इसको प्रिपेयर किसने किया है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल को? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस ने प्रिपेयर किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत आता है। इसके अलावा इसको लॉन्च किसने किया है, इस रिपोर्ट को, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल को? तो आपके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह जी, उन्होंने लॉन्च किया है। ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करें, यानी जीवन प्रत्याशा के बारे में बात करें, तो इनका कहना है 1975 में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 49.7 ईयर थी, जो अभी 2015-16 में बढ़ के 68.7 ईयर हो गई है। तो आप थोड़ा सा रिमेंबर कर सकते हैं इसमें। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल में कहा गया है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो इंडिया का है वो 33 आउट ऑफ 1000 है। पहले ये 37 था, इंप्रूव हुआ है 4 पॉइंट से, और 33 है आउट ऑफ 1000 इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अगर बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो मैं आपको इसका नहीं बताऊंगा, वर्तमान में जो है मैं उसका बताऊंगा। टोटल फर्टिलिटी रेट आपका इंडिया का वर्तमान में है 2.2। अर्बन के लिए कितना है? अर्बन के लिए है 1.8 और रूरल के लिए है आपका 2.5। ये है टोटल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट कितना होता है? तो 2.1 होता है, यानी इंडिया रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से मात्र 0.1 ही ऊपर है। अच्छा, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होता क्या है? तो आपका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट वो रेट होता है जब आपकी पॉपुलेशन स्थिर हो जाती है, यानी ना आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और ना घटेगी। तो इंडिया मात्र 0.1 प्लेसेस अब एवं है आपके रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से। इंडिया में अगर स्टेट वाइज बात करें कि सबसे ज़्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट किस स्टेट की है, तो 3.2 है, बिहार की, आप याद रखेंगे। सेकंड नंबर पे आता है आपका यूपी, 3.0 है। केरल की 1.6 है, आप याद रख सकते हैं, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा ये। तो ये आपकी हो गई टोटल फर्टिलिटी रेट। अब बात करते हैं जन्म दर क्या है इंडिया में। तो इनका कहना है प्रत्येक दिन आपका 1000 लोगों पे कम से कम 20.2 लोग जन्म लेते हैं और उसी दिन 6.3 लोग मर जाते हैं। तो नेचुरल ग्रोथ रेट कितनी आ जाएगी आपकी? 13.2। ये हो गया आपका जन्म मृत्यु दर और नेचुरल ग्रोथ रेट आपकी आ गई। मैं बता दूं, इंडिया का टारगेट टोटल फर्टिलिटी रेट जो इस समय है 2.2, उसको डिक्रीज़ करना है और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट प्राप्त करना है 2025 तक। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये टारगेट हम लोगों ने रखा था। इसके अलावा एक और टारगेट रखा था कि जो आपका लाइव बर्थ है या मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, कोई इस समय इंडिया की है 122। तो हमने टारगेट रखा था कि 2025 तक मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो प्रत्येक 1 लाख बच्चों के जन्म पे होती है महिलाओं की, वो इस समय 122 है, उसको 100 करना है। तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट आपका प्रत्येक 1 लाख महिलाओं पे 100 करना है 2025 तक, जो कि SDG आपका
2030 तक कहता है, हमें 5 वर्ष पहले ही उसको कंप्लीट करना है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं? 1 लाख बच्चों के जन्म पर जितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में 122 है इस समय 1 लाख महिलाओं पे, यानी 122 महिलाएं मर जाती हैं बच्चों को जन्म देते वक्त। उनको हमें घटा के 100 करना है 2025 तक, तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, ये है आपका एस्पेरेगोप्सिस टैक्सीफॉर्मिस, ये एक सीवीड है। ये किस पर्पज़ के लिए एग्जैक्टली यूज़ किया जाएगा? एग्जाम में आपसे इससे ऐसा पूछेंगे कि मीथेन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, कैटल्स में मीथेन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए किस सीवीड को पाया गया है या फिर खोजा गया है, तो आपको यहाँ पे नाम उसका बताना होगा, एस्पेरेगोप्सिस टैक्सीफॉर्मिस। ये एक सीवीड है। आप सभी को पता है जो कैटल्स होते हैं या सीप्स होती हैं वो र्यूमिनेशन जो जुगाली होता है उस प्रोसेस के दौरान मीथेन का एमिशन करती हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो एक गाय और एक कार इक्वल मीथेन का एमिशन करती हैं। जितना आपकी एक गाय र्यूमिनेशन प्रोसेस के दौरान करती है यानी जुगाली करते हुए, उतना ही एक कार ट्रेवलिंग के दौरान मीथेन उत्सर्जन करती है। मीथेन जो है CO2 का 28th टाइम यानी 28 गुना अधिक GHG एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप इतना याद रखेंगे। तो रिसेंटली ये जो आपकी सीवीड है एस्पेरेगोप्सिस टैक्सीफॉर्मिस, ये सीवीड मीथेन एमिशन को कंट्रोल करेगी कैटल्स और सीप्स के द्वारा जो होता है। और कैटल्स और सीप्स आपकी जुगाली करते समय यानी र्यूमिनेशन प्रोसेस के दौरान मीथेन का उत्सर्जन करती हैं। इसके अलावा आपकी जो पैडी क्रॉप्स होती हैं उनमें जब आप इरिगेशन करते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं, उस दौरान भी आपके मीथेन का उत्सर्जन होता है, आप इतना याद रखेंगे। तो रिसेंटली इस सीवीड की खोज की गई है, आप नोट कर लेंगे। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि ऐसी कौन सी सीवीड है जिसको खोजा गया है कैटल में मीथेन एमिशन को कम करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स किसने लॉन्च किया है? कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने फार्मर्स के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, जो कॉफ़ी की ट्रेडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और डायरेक्टली बायर्स जो है फार्मर्स से कनेक्ट हो सकेंगे। मैं बता दूं, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया पहली गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने ट्रेडिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। इसको डेवलप किया है आपके बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कंपनी है EKA, उस कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। तो आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है सिक्योर्ड लेन देन के लिए यूज़ होती है, डायरेक्टली फार्मर्स को बायर्स से कनेक्ट करेगी। तो रिसेंटली कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? वो बेंगलुरु में है, आप इतना याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कॉफ़ी की। कॉफ़ी इंडिया में टोटल 6 वेराइटीज़ का कल्टीवेशन किया जाता है कॉफ़ी का। खास बात यह है कि इंडिया में टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन अंडर शेड ही होता है, यानी कि छाया में ही सारी की सारी कॉफ़ी उगाई जाती है। इंडिया एकमात्र कंट्री है जो ऐसा करती है, आप इतना याद रखेंगे। जो ये 6 टाइप की वैरायटी होती है इंडिया में कल्टीवेशन की कॉफ़ी की, उनमें से 2 वैरायटी इंडिया सबसे ज़्यादा उगाता है। एक आपकी रोबस्टा है जो इंडिया की लार्जेस्ट प्रोडक्शन वाली वैरायटी है, यानी हम सबसे ज़्यादा रोबस्टा को प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड नंबर पे आती है आपकी अरेबिका। तो ये आप दोनों वैरायटीज़ का नाम याद रखेंगे। इंडिया रोबस्टा वैरायटी को ज़्यादा कल्टीवेट करता है और अरेबिका को सेकंड नंबर पे, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली फार्मर्स के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जो फार्मर्स और बायर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा और ट्रांसपेरेंसी लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस डेनाकिल डिप्रेशन किस कंट्री में स्थित है? तो रिसेंटली विश्व के सबसे गर्म स्थल डेनाकिल डिप्रेशन की खोज की गई, ये एथियोपिया में स्थित है। तो आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं आपको, ये सी लेवल से 100 मीटर बिलो है, यानी कि समुद्र स्तर से 100 मीटर तक नीचे है। और ये जो है आपका 1 मिलियन मीट्रिक टन सॉल्ट से जो है कवर्ड है। ये आपके इथियोपिया में पाया गया है। डेनाकिल डिप्रेशन वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस है, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। इथियोपिया की कैपिटल जो आदिस अबाबा है वो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, आप याद रखेंगे। देखिए अफ्रीका में 2 हेडक्वार्टर बहुत फेमस हैं, एक यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो आपका केन्या की कैपिटल नैरोबी में है, दूसरा अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है वर्ल्ड में राइस का मैक्सिमम प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? तो चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपके राइस की। कभी आपसे वीट की पूछें तो वीट की भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपकी चाइना ही है। अब बात करते हैं इन दोनों कमोडिटीज़ के एक्सपोर्टर की। तो राइस की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वर्ल्ड की कौन सी है? इंडिया है। वीट की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वर्ल्ड में कौन है? तो रशिया है। प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर में सिर्फ इतना ही अंतर है, आप नोट कर लेंगे। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पल्सेस का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है, आप याद रखेंगे। यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पल्सेस को प्रोड्यूस इंडिया करता है। हालांकि सेकंड नंबर पे म्यांमार है, थर्ड नंबर पे कनाडा है, वो बात अलग है, लेकिन कंज्यूमर इंडिया लार्जेस्ट है। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों पल्सेस का इंडिया ही लार्जेस्ट है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो इंडिया में एमपी में पल्सेस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सेकंड नंबर पर आपका यूपी आता है। एमपी सोयाबीन के प्रोडक्शन में भी टॉप पे है, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है पब्लिक के लिए? तो रिसेंटली
राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत अपनी पब्लिक के लिए जन सूचना पोर्टल स्थापित किया है। इसमें पब्लिक गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन ले सकती है। इस पोर्टल पर 32 डिफरेंट स्कीम्स की जानकारी है और 13 डिपार्टमेंट जो राजस्थान गवर्नमेंट है उनसे रिलेटेड डाटा यहाँ पे अवेलेबल है जन सूचना पोर्टल पे। बात आ गई है RTI एक्ट 2005 की, तो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास हुआ था। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर दिया गया है, आप याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको, जो RTI एक्ट है उसका सेक्शन 8 उन सूचनाओं को कलेक्ट करता है जिन सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो कभी आपसे पूछ लें, जैसे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ, कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हुई, तो उनको सेक्शन 8 में रखा जाता है। इनको कभी भी पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है, इतना ही आप याद रखिए। तो रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें 32 डिफरेंट स्कीम्स हैं और 13 डिपार्टमेंट हैं। हालांकि एग्जाम में आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSNL और MTNL के मर्जर के बाद सोवरेन बॉन्ड जारी किए गए हैं। आपको बताना है कितने अमाउंट के सोवरेन बॉन्ड जारी किए गए हैं। तो 15,000 करोड़, ये 2 बार ऑप्शन हो गया 15, तो अच्छा है, आपको और ज़्यादा राहत मिल गई। तो 15,000 करोड़ के सोवरेन बॉन्ड जारी किए गए हैं। आप देखिएगा इसमें क्या होगा, सोवरेन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनकी गारंटी खुद गवर्नमेंट लेती है, आप याद रखिएगा। तो उन्होंने 15,000 करोड़ के सोवरेन बॉन्ड जारी कर दिए। MTNL और BSNL का मर्जर हो गया है। MTNL 1986 में बना था और BSNL आपका गांधी जी के बर्थडे से एक दिन पहले 2000 में बना था, आप इतना याद रखिएगा। अब आपको पता होगा गांधी जी का बर्थडे किस दिन पड़ता है, तो आप देख सकते हैं। मैं बता दूं, जो ये कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके सोवरेन बॉन्ड जारी किए गए हैं। और एक टारगेट है कि अगले 4 वर्षों में, नेक्स्ट 4 ईयर्स में, जो आपके MTNL और BSNL की अनयूज्ड एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, उनका मोनेटाइजेशन किया जाएगा, यानी उनको सेल कर दिया जाएगा। और उससे टारगेट है 37,500 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का। तो आप याद रखिएगा, जो आपके BSNL और MTNL के मर्जर के बाद इनकी अनयूज्ड एसेट्स हैं, उनकी नीलामी कर दी जाएगी, मोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा और उससे 37,500 करोड़ का लक्ष्य है। रिसेंटली इन दोनों के मर्जर के बाद सोवरेन बॉन्ड जारी किए गए हैं 15,000 करोड़ के लिए, ताकि इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कंप्लीट किया सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट आपको बताना है। इसमें 10,000 लोगों की जीनोम मैपिंग की जाएगी। ये किसने लॉन्च किया है, तो CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, हमारे इंडिया के 10,000 लोगों के जीन की मैपिंग की जाएगी। फ़ायदा क्या होगा, जो इंडियन पॉपुलेशन है उसकी डाइवर्सिटी को आसानी से मैप किया जा सकेगा और जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं या जेनेटिक डिजीज़ होती हैं उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, उसमें भी आपकी ये जीन मैपिंग काम करेगी। आपको पता है जीन में मोस्टली DNA होता है, डाई न्यूक्लिक, आपको पता है डाई रिबोस न्यूक्लिक एसिड। ये आपका, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन से बना होता है, 4 पार्ट से। इसमें आपका जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से ऐड होता है। तो एडेनिन और थाइमिन साथ साथ में होते हैं, साथ ही में आपका ग्वानिन और साइटोसिन साथ साथ में होते हैं। हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है तो आपको आनी चाहिए। तो रिसेंटली काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें 10,000 लोगों के जीन की मैपिंग की जाएगी। आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेमस मियावाकी मेथड, ये अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। आपको बताना है किस कंट्री से इसकी शुरुआत हुई थी। तो जापान के मियावाकी इनका नाम है, फेमस बॉटनिस्ट हैं अकीरा मियावाकी, तो ये जापान के रहने वाले हैं। इन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इंडिया का पहला स्टेट बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में थुवक्कम नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मियावाकी मेथड से फॉरेस्ट डेवलप कर रहा है। तो इंडिया का पहला स्टेट तमिलनाडु बन गया है, उसकी कैपिटल में थुवक्कम ऑर्गेनाइजेशन मियावाकी मेथड की वजह से अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप कर रहा है। और मियावाकी मेथड अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट का एक तरीका है जिसकी उत्पत्ति जापान से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलुरू, ये बहुत चर्चा में है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। सिर्फ इतना ही पूछेंगे ये किस कंट्री में है और ये क्या है। तो उलुरू एक फेमस सैंडस्टोन मोनोलिथ रॉक है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इस किस कंट्री में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है आपकी उलुरू सैंडस्टोन। ये देखिए रेड सैंड से बनी हुई स्टोन है। रिसेंटली टूरिस्ट का इस पर चढ़ना मना कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है अनांगू, ये लोकल कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया की, वो इसको काफ़ी सैक्रेड मानती है, पवित्र मानती है, इसलिए उसने कहा है कि लोग इस पर नहीं चढ़ेंगे। लगभग 9.5 किलोमीटर में फैली हुई है आपकी उलुरू चट्टान रॉक, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लोगों के इस पर चढ़ने पर बैन लगा दिया है। अनांगू पीपल चर्चा में है, आप नोट कर लीजिएगा, अनांगू पीपल भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है और उलुरू स्टोन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीज़ को कितने टाइप से डेजिग्नेट किया जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीज़ को 3 टाइप से, यानी 3 टाइप से डेजिग्नेट किया जाता है। एक आपका हो जाएगा डेवलप्ड कंट्री, सेकंड आपका हो जाएगा डेवलपिंग कंट्री और थर्ड हो जाएगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। मैं बता दूं आपको,
जो आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ये जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया है वही का वही WTO यूज़ कर लेता है। लेकिन ये जो दो क्राइटेरिया हैं, यानी डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, इनमें कंट्रीज़ को खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि वो डेवलपिंग में आती हैं या डेवलप में आती हैं। बता दूं आपको, चाइना और इंडिया दोनों डेवलपिंग नेशन में आते हैं। यूनाइटेड स्टेट कई दिनों से विरोध कर रहा है कि अब इंडिया और चाइना डेवलपिंग नेशन नहीं रह गए हैं, इनको डेवलप्ड कंट्री में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनको कम छूट मिलती है WTO में बजाय डेवलपिंग कंट्रीज़ के, और USA को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इंडिया को छूट मिल रही है, तो इसलिए वो इसका विरोध कर लिया है। रिसेंटली आपके अमेरिका ने धमकी भी दी है कि वो WTO से बाहर चला जाएगा, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चला जाएगा। जो आपका लीस्ट डेवलप कंट्री हैं, इनकी परिभाषा यूनाइटेड नेशन तय करता है पर कैपिटा इनकम के अनुसार। वर्तमान में WTO में 37 लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। बाद में इसको बदल के 1 जनवरी 1995 को इसका नाम WTO कर दिया गया था। WTO में टोटल 164 मेंबर हैं। लास्ट मेंबर आपका अफगानिस्तान था, आप याद रखेंगे। और रिसेंटली अमेरिका ने कह दिया है वो WTO से बाहर चला जाएगा। WTO का हेडक्वार्टर आप जरूर याद रखिएगा, जिनीवा में है, और इसके हेड हैं इस समय डायरेक्टर जनरल रॉबर्टो अजीविडो, जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट जारी करता है। बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन की, तो जो डाटा है उसके अनुसार किस कंट्री में सबसे ज़्यादा आउटवर्ड माइग्रेशन होता है? तो किस कंट्री से होता है? इंडिया से। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आउटवर्ड माइग्रेशन इंडिया से होता है, आप याद रखिएगा। इसका मेन कारण पुल फैक्टर होता है, यानी हमारे यहाँ जॉब्स कम हैं। पुल फैक्टर किसे कहते हैं? जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, मजबूरी में नहीं, अच्छी स्टेटस पाने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए लोग खुद से जाते हैं। सीरिया में पुश फैक्टर काम कर रहा है, यानी मजबूरी में लोग सीरिया को छोड़ रहे हैं। इंडिया में पुल फैक्टर काम कर रहा है, इंडिया से लोग बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बेहतर लाइफ जी सकें। तो आउटवर्ड माइग्रेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। वर्ल्ड के टोटल माइग्रेशन का 6.4% अकेला इंडिया से होता है। सेकंड नंबर पे आपकी मैक्सिको है और थर्ड नंबर पे चाइना है। अब बात करते हैं इनवर्ड माइग्रेशन की, यानी ये लोग जो माइग्रेट होते हैं ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये माइग्रेट होने के बाद सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है इनकी जाने की? तो बिल्कुल सही, आप लोग सही हैं, यूनाइटेड स्टेट इनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है। सेकंड नंबर पे आपका जर्मनी आता है और थर्ड नंबर पे आपको जाने की जरूरत नहीं। ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पे। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया से जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं किन्हीं और कंट्रीज़ में जाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री को प्रीफर करते हैं या सबसे ज़्यादा किस कंट्री में जाते हैं? तो इंडिया से जाने वाले मैक्सिमम माइग्रेशन UAE में जाते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में जाते हैं। सेकंड नंबर पे USA आता है। वर्ल्ड का मैक्सिमम माइग्रेशन USA में होता है, लेकिन इंडिया से मैक्सिमम माइग्रेशन कहाँ होता है? UAE में होता है, सिर्फ इतना अंतर है। ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट। इसी के साथ जो आपका 2011 का सेंसर हुआ था, उसमें इंडियन माइग्रेशन रिपोर्ट भी जारी की गई है। रिसेंटली उसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, तो वो आप जान लीजिए क्योंकि वो एग्जाम में पूछ सकता है। इनका कहना है कि टोटल आउटवर्ड माइग्रेशन इंडिया के अंदर किस स्टेट से होता है? तो यूपी से होता है। यूपी से लोग सबसे ज़्यादा आउटवर्ड माइग्रेशन करते हैं। सेकंड नंबर पे आपका बिहार है। तो ये दो स्टेट आउटवर्ड माइग्रेशन के लिए चर्चा में है, आप याद रखिएगा। इनवर्ड माइग्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो बिल्कुल सही, आप लोग महाराष्ट्र में इनवर्ड माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पे आपका दिल्ली है। तो ये हो गया इनवर्ड माइग्रेशन और आउटवर्ड माइग्रेशन इंडिया का। वर्ल्ड लेवल का भी हमने जान लिया और इंडिया से वर्ल्ड लेवल में भी जान लिया। इंडिया में एक फैक्ट और है कि जो यूपी लार्जेस्ट या हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेशन होता है यूपी से। कभी कभी महाराष्ट्र वाले कहते रहते हैं कि यूपी बिहार वालों ने बर्बाद कर रखा है हमें। देखिए ऐसा नहीं है, जो महाराष्ट्र में माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं वो MP के लोग हैं। यूपी और बिहार के मैक्सिमम लोग दिल्ली आते हैं। हालांकि ये यूपी टॉपर है माइग्रेशन करवाने में, यानी कि आउटवर्ड माइग्रेशन मैक्सिमम यूपी से ही होता है, लेकिन यहाँ से लोग आसपास के इलाकों में ही जाना प्रेफर करते हैं। वैसे ही आपको पता है महाराष्ट्र और MP कनेक्ट करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में मैक्सिमम माइग्रेशन आपका MP से हो रहा है। तो इंडिया में यूपी टॉप करता है आउटवर्ड माइग्रेशन के लिए। सेकंड नंबर पे आपका बिहार है और इन माइग्रेशन के लिए आपका महाराष्ट्र टॉप पे करता है। सेकंड नंबर पे आपका दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है, इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है? तो गुजरात आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में टॉप पे है, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है लॉजिस्टिक्स में। सेकंड नंबर पे पंजाब है और थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश बॉटम पे है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का नाम है LEADS, लीड्स, ये नाम है आपके लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया। अब लीड्स का नाम आ गया तो आपको फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ईज ऑफ डूइंग वाला बिजनेस का ईज मैं यूज़ कर रहा हूँ। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये जो है लीड्स आपका 9 पैरामीटर पे डिसाइड किया जाता है, जिसमें आपके गुजरात ने टॉप किया है। ये आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री जारी करता है। और यूटी में अगर बात करें यानी यूनियन टेरेटरी में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसका सबसे बेहतर है?
तो आपका चंडीगढ़ का सबसे बेहतर है। लास्ट टाइम दमन-दीव का था, अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। चंडीगढ़ का सबसे बेहतर है और सेकंड नंबर पे आपका दिल्ली आता है। ये हो गई हमारे इंडिया की बात। अब वर्ल्ड पे लेवल पे कनेक्ट करते हैं। देखिए वर्ल्ड पे एक रिपोर्ट जारी होती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसको कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को। देखिए हर 2 वर्ष में वो रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जर्मनी उसमें टॉप पोजीशन पे है, सेकंड नंबर पे है स्वीडन। यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जर्मनी टॉप पर है, सेकंड नंबर पे स्वीडन है। हम सिर्फ इंडिया के बारे में देखेंगे। इंडिया की रैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो 2018 में जारी हुई थी उसमें 44 है। उसके पहले वाली में इंडिया की रैंक थी 35, यानी इंडिया की परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई थी। अब ये 2020 में जारी होगी। आप याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट हर 2 वर्ष में जारी करता है। अभी के लिए यही लेटेस्ट आंकड़ा है। लास्ट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 44 थी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। जर्मनी ने टॉप किया था, स्वीडन सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसको टॉप किसने किया है? तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इसको टॉप किया आपके सिंगापुर ने। सेकंड नंबर पे आपका यूएसए है और थर्ड नंबर पे आपका हांगकांग है। देखिए यूएसए हमेशा टॉप रहता था, लेकिन सिंगापुर ने रिसेंटली इसको पीछे कर दिया। हमें इंडिया का देखना है। इंडिया 10 प्लेसेस के लॉस के साथ 10 प्लेस का नुकसान हुआ है इंडिया को। 68th प्लेस पे चला गया है आपका इंडिया, पहले ये 58 प्लेस पे था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी करता है, जिसमें इंडिया 68th प्लेस पे चला गया है। टॉप किया गया है इसको सिंगापुर के द्वारा, सेकंड है आपका यूएसए है और थर्ड हांगकांग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर तो जेनेवा में है, लेकिन इसकी एक बैठक बहुत फेमस है, दावोस समिट, जो हर वर्ष जनवरी में होती है। कहाँ पे? दावोस स्विट्जरलैंड में। हालांकि इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो आप वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स याद रखेंगे, इंडिया की 68th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कमेटी ने DICGC इंश्योरेंस अमाउंट को बैंक डिपॉजिट के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की अनुशंसा की थी या रिकमेंडेशन किया था? तो DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसके लिए दामोदरन कमेटी बनाई थी। इन्होंने कहा कि जो अभी बैंक डिपॉजिट का इंश्योरेंस होता है, सपोज करिए बैंक रन कर जाए और आपका 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट है बैंक में, अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए तो आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही मिलता था। चाहे जितना भी आपका अमाउंट जमा हो, सिर्फ आपको 1 लाख रुपए दे देंगे और कहेंगे जाओ भैया निकलो यहाँ से। अब इन्होंने जो दामोदरन कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा है कि अगर बैंक रन कर जाती है या फॉल्ट कर जाती है तो उस कंडीशन में लोगों को कम से कम 5 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए। तो DICGC की इंश्योरेंस लिमिट को इन्होंने 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। DICGC एक्ट 1961 में पास हुआ था, जिसके द्वारा 1978 में डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी और ये टोटली 100% RBI के तहत आता है। आप इतना नोट कर लेंगे। मैं बता दूं, स्टार्टिंग में जब आपकी DICGC की लिमिट थी वो 5000 थी, यानी आपका कितना भी रुपया जमा हो आपको 5000 रुपीज़ ही मिलेंगे। बाद में 1991 में ये लिमिट बढ़ा के 1 लाख कर दी गई थी। 1 लाख से अभी तक लिमिट नहीं बढ़ाई गई थी। रिसेंट जो फाइनेंस बिल आया है आपका, उसमें ये लिमिट बढ़ा के 1 लाख से 5 लाख तक कर दी गई है। अब यानी बैंक डूबेगी तो आपको 5 लाख रुपए मिनिमम तो मिलने ही हैं। तो आप इतना याद रखिएगा। अब ये DICGC काम कैसे करता है? इसमें आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है। बैंक में जो आप डिपॉजिट जमा करते हैं, उस टोटल डिपॉजिट का 0.1% प्रीमियम के तौर पे आपकी बैंक DICGC को पे करती है। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। और DICGC इस समय बहुत चर्चा में है, इसलिए एक्ट वाइज आप नोट कर लीजिएगा। इसके हेड हैं BP कानूनगो, चेयरपर्सन BP कानूनगो हैं और ये RBI के तहत कार्य करता है। 100% RBI ऑन्ड कंपनी है ये और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ $165 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है स्मॉल फार्मर्स के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए? तो आपके उड़ीसा ने वर्ल्ड बैंक के साथ 165 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है स्मॉल फार्मर्स के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इसमें क्या करेंगे, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं इनका मेन पर्पज़ है उन क्षेत्रों पर ध्यान देना जो सूखे की समस्या को झेल रहे हैं, यानी ड्रॉट कंडीशन को झेल रहे हैं और मोस्टली रेन फेड एग्रीकल्चर ही होता है, यानी मोस्टली रेन पे ही डिपेंड है। तो स्मॉल फार्मर्स, आपको पहली बात तो पता होना चाहिए स्मॉल फार्मर्स क्या होता है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा 165 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है उड़ीसा गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के तहत, ताकि स्मॉल फार्मर्स की फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव किया जा सके। जो आपका एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 हुआ था, इसमें लैंड होल्डिंग के अनुसार फार्मर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, यानी 5 तरह के फार्मर्स होते हैं लैंड होल्डिंग के अनुसार। फर्स्ट कैटेगरी थी आपकी मार्जिनल फार्मर्स यानी सीमांत किसान। ये जो है वो फार्मर्स होते थे जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन हो, यानी 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन हो, वो आते थे आपके मार्जिनल फार्मर्स। सेकंड आपके आते थे स्मॉल फार्मर्स, उनमें आता था 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन हो, तो ये हो गए आपके स्मॉल फार्मर्स।
थर्ड कैटेगरी थी आपकी सेमी मीडियम फार्मर्स, 2 हेक्टेयर से लेके 4 हेक्टेयर तक की ज़मीन हो। फोर्थ कैटेगरी आपकी होगी मीडियम फार्मर्स, जिनके पास 4 से लेके 10 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग हो। और आपके फिफ्थ और लास्ट हो जाते हैं लार्ज फार्मर्स, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन है। तो ये आपका एग्रीकल्चर सेंसस के अनुसार डिवाइड किया गया था। और एग्रीकल्चर सेंसस में एक और ख़ास बात थी, उन्होंने एक बताया था एवरेज साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग कितना है इंडिया में। तो अगर एवरेज साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग की बात करें तो 1.08 हेक्टेयर है। प्रत्येक किसान के पास एवरेज लैंड होल्डिंग 1.08 हेक्टेयर है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स के फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए $165 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसको इंप्लीमेंट करेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा। ये प्रोजेक्ट चर्चा में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर रहा है जल शक्ति मिनिस्ट्री के। पर्पस क्या है? लास्ट टाइम बेंगलुरु में पानी की समस्या हो गई थी, पीने की पानी की समस्या हो गई थी क्योंकि रिजर्वायर्स सूख गए थे। तो सारे रिजर्वायर्स का मैनेजमेंट करने के लिए नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। मैं बता दूं, इस हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये हुआ कि जो आपका इंदिरा गांधी डैम है वो लास्ट ईयर मानसून में 99% तक भर गया था। तो इस हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का ये फ़ायदा हुआ, इसलिए ये चर्चा में था। तो अगर वाटर कैपेसिटी के हिसाब से बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा डैम इंदिरा गांधी सागर डैम है। ये मेरे ख्याल से एमपी में ही लोकेटेड है। तो आप देखिएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इंदिरा गांधी डैम इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। और अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई के हिसाब से सबसे बड़ा डैम है आपका टिहरी डैम, उत्तर प्रदेश, भागीरथी रिवर पे है। आप रखिएगा, उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, सॉरी उत्तराखंड है वो, उत्तर प्रदेश। तो देखो कॉपीराइट नहीं छोड़ना चाहते अपन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन लीफ अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया को गोल्डन लीफ अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? एक तंबाकू की वैरायटी होती है फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया, फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया, ये तंबाकू की एक वैरायटी होती है। इसके कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए आपके टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया को गोल्डन लीफ अवार्ड दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया की खेती हमारे इंडिया में की जा रही है। बात करते हैं टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुंटूर में है। अब ये चारों बोर्ड हैं, इनका हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री आप नोट कर लीजिए। सिर्फ एक मिनिस्ट्री आप निकाल दीजिए, ये जो आपका जूट बोर्ड ऑफ इंडिया आता है ये सिर्फ आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। आप इतना याद रखिएगा, ये मात्र एक बोर्ड ऐसा है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है, बाकी तीनों बोर्ड आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आते हैं और आपका जूट बोर्ड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इनके हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, इसका गुंटूर में है आंध्र प्रदेश, आपके टी बोर्ड का और जूट बोर्ड का कोलकाता में है, आप इतना याद रखिएगा, और कॉफ़ी बोर्ड का बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियन रेलवे को लार्जेस्ट एफडीआई प्राप्त हुई है MELPL प्रोजेक्ट के लिए किस कंट्री से? तो रिसेंटली फ्रांस से इंडिया को इंडियन रेलवे के लिए लार्जेस्ट एफडीआई प्राप्त हुई है। आज तक की लार्जेस्ट एफडीआई है इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट क्या है? MELPL प्रोजेक्ट। मैं बता दूं आपको, MELPL प्रोजेक्ट यानी माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर है इंडियन रेलवे का और एल्स्टॉम जो फ्रेंच रेलवे कंपनी है। एल्स्टॉम जो है फ्रांस की एक रेलवे कंपनी है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। ये आज तक का इंडियन रेलवे में हाईएस्ट और लार्जेस्ट एफडीआई है। टोटल 3.5 बिलियन यूरो की डील हुई है। तो इंडियन रेलवे में लार्जेस्ट एफडीआई हो गया। MELPL प्रोजेक्ट ये बिहार में एक्टिवेट होगा। माधेपुर में बिहार में कंपनी जो है सेटअप कर दी गई है और इनका मोटिव है 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण करना। आपको पता है जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है उसमें इंजन नहीं है, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई से। जैसे आपकी लोकल ट्रेन्स होती हैं, मुंबई वगैरह में चलती हैं या मेट्रो होती हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक कनेक्टर होते हैं, इंजन्स नहीं होते हैं, ताकि ये स्पीड अप स्पीड स्लो ईजिली कर सकें। उसी की तर्ज पे आपके ये 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर किए जाएंगे माधेपुरा बिहार में, और उसके लिए जॉइंट वेंचर बनाया गया है MELPL प्रोजेक्ट। MELPL ये कंपनी का नाम है, माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। तो MELPL प्रोजेक्ट के तहत इंडिया को इंडियन रेलवे का आज तक का सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त हुआ है। जो भी मिस्टेक हो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।